नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन किया। हम सभी को पाठ बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? तो अब बारी है इसके प्रश्न अभ्यास की। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। बेटा, हमने जब पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया है तो प्रश्नों को हल करने में ज़रा भी हमें मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? हमने जब पाठ पढ़ा था तभी हमने अध्ययन भी किया कि यहाँ नदियों को जो है हिमालय की बेटियाँ कहा गया है और पर्वतराज अर्थात हिमालय को उनके पिता के सदृश बताया गया है। तो इस तरह के कहें कि एक संबंध जो है वो मानवीय संबंधों का आरोपण जो है वो प्राकृतिक उपमानों पे किया गया है। तो यह जो प्रश्न है इसमें यही आपसे पूछा गया है कि हमारे यहाँ पे नदियों को माँ मानने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो नागार्जुन है उन्हें और किन रूपों में देख रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा था लास्ट में, पाठ के अंतिम में, जहाँ बताया गया काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, वहीं यह भी स्पष्ट किया गया था कि नदियों को जो है बेटियों, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में भी देखा है। तो हम इसका उत्तर ऐसे ही लिखेंगे, नदियों को माँ स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी, बहन के रूप में भी देखा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। अब द्वितीय प्रश्न आपका, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? बेटा, पाठ के प्रारंभ में ही हमने देखा कि लेखक ने अपना कुतूहल, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि उसने ऐसा नहीं है कि मैदानी भागों में नदियों को प्रवाहित होते नहीं देखा, नदियों को प्रवाहित होते देखा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नदियों का जो रूप है कि किस प्रकार से वे बहुत तीव्र वेग से ऊंचाई से नीचे की ओर आती हैं और कितना उनमें आवेग होता है, किस तरह से वे सरपट दौड़ी चली जा रही हैं। और फिर यह भी उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े नद, महानद जिनको कहा उन्होंने, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनकी विशेषताएं तो और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। तो देखिए क्या विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी हैं। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं ना। मतलब कहने का तात्पर्य वहाँ पर उन्होंने एक रूपक उपस्थित किया है कि नदियाँ जो है वो पानी की बूंद बूंद नहीं है, ये तो दयालु हिमालय के पिघला हुआ जो दिल है उसकी एक एक बूंद इकट्ठा होकर के नदी के रूप में हमारे सामने हैं। अब अगला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? जब हम पाठ का अध्ययन कर रहे थे तब हमने इस पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा भी की है, याद कीजिए। कुछ याद आया? बिल्कुल सही, हमने तब चर्चा की कि नदियों का जो जल है वो हमारे दैनिक जीवन के उपभोग के लिए सर्वोत्तम है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जो है समुद्र से ढका हुआ है, समुद्र है 1/3 भाग पर, लेकिन समुद्र का जल पीने के योग्य नहीं है, ना खेती के योग्य है, ना कल कारखानों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए, मीठे पानी के लिए नदियों पर, वर्षा जल पर ही निर्भर करते हैं। और वर्षा का जल भी हम सभी को पता है नदियों के रूप में ही संचित है हमारे पास। नदियाँ उसी जल से जो है प्रवाहित होती हैं। और फिर काका कालेलकर ने भी नदियों को इसीलिए लोकमाता कहा है क्योंकि वो माता क्या होती है, जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमारा एक तरह से हमारा जीवन जिस पर
निर्भर है, तो यही स्थिति नदियों की भी है। अगर जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो हम ऐसे ही इसका उत्तर लिखेंगे, जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी है, पेड़ पौधे आदि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे देंगे। चतुर्थ प्रश्न देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा करता है या प्रशंसा की है? यह हमें सभी को पता है। पाठ के प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमने किन किन चीज़ों की लेखक को प्रशंसा करते पाया, वही हमें यहाँ लिख देना है। तो लेखक को जैसे नदियाँ जो है बहुत आकर्षित कर रही हैं, पर्वत चोटियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ना, और तो और जो महासागर हैं, उन सभी की उन्होंने प्रशंसा की है। सभी उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हीं को हम ऐसा लिख देंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो बेटा इस प्रकार से हमें भली भांति से इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और फिर इनके उत्तर लिखने हैं। उसके पश्चात आप इन आदर्श उत्तरों से अपने उत्तरों को मिलाइए और जो भी आपको उसमें परिवर्तन करना है वो आप परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।